नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज हम अमेरिकी कांग्रेस का जो दूसरा सदन है, सीनेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में लिंडसे रोजर्स ने कहा है कि सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों में जहां द्वितीय सदन की शक्तियां तो बहुत कम होती है और उनकी शक्तियों में समय के साथ कमी आई है, जबकि सीनेट की जो शक्तियां हैं उसमें यहाँ वृद्धि हुई है। और संविधान के अनुसार सीनेट समूची संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसी कारण सीनेट को महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। अमेरिकी सीनेट को हटाने का अर्थ है कि संघ सरकार की आते ही निकाल देना। यह प्रशासन तंत्र की धुरी है। उसे शासन से निकाल देने पर अमेरिकी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो यानी इनसे स्पष्ट होता है कि सीनेट बहुत शक्तिशाली संस्था है और उसके बिना हम अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के समान है, शासन तंत्र की धुरी है। आगे है रचना। इसमें सभी राज्यों को, चाहे वे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ वर्तमान में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अतः समानता के आधार पर यहाँ हर राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है। 50 राज्य हैं तो सदस्य संख्या हो गई 100। निर्वाचन। सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है और वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रत्येक सीनेटर का 1 वोट होता है और जिस राज्य के सीनेटर का पद खाली होने पर उस राज्य का जो राज्यपाल है वो चुनाव का आदेश जारी करके उसकी पूर्ति करता है। अवधि। अगर अवधि की दृष्टि से देखें तो सीनेटरों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु 2/3 भाग प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात यह सदन स्थायी है और इसका पूर्ण विघटन कभी भी नहीं होता है और ये दोबारा नियुक्त होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति सीनेटर के पद पे 5-6 बार नियुक्त होता है और ऐसा होने पर वो कुशल भी हो जाता है, प्रतिभा संपन्न भी हो जाता है। योग्यताएं। 30 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुका हो वह चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक हो और उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। अधिवेशन। ये हमने प्रतिनिधि सदन में भी पढ़ा था कि दोनों जो सदन हैं उनके अधिवेशन एक साथ चलते हैं, एक साथ ही समाप्त होते हैं। लेकिन अगर अधिवेशन समाप्त होने की तिथि पर दोनों सदनों में अगर सहमति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति तिथि तय करता है और सीनेट का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी उसकी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ। अब हमने ये पढ़ा था कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो हमें ये मानना होगा कि इसकी शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत व्यापक हैं। तो पहली शक्ति है विधायी शक्ति, अर्थात कानून निर्माण की शक्ति। तो यह इसकी मूल शक्ति व्यवस्थापन संबंधी है और अमेरिका में हालांकि दोनों सदन समान पदी हैं, दोनों के पास समान शक्तियां हैं। वित्त विधेयक के संबंध में देखें तो यह प्रस्तुत तो पहले प्रतिनिधि सदन में होता है, लेकिन प्रतिनिधि सदन के प्रस्तुतिकरण को छोड़कर वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है सीनेट, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें भी सीनेट को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक। इसमें दोनों सदनों की शक्ति समान है। विधेयक दोनों ही सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और जब कभी ऐसा हो कि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान सम्मेलन समिति के द्वारा किया जाता है। संवैधानिक विधेयक या संशोधन की स्थिति। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और विधेयक पारित होने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। कार्यपालिका शक्ति। सीनेट इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। राष्ट्रपति के द्वारा जब विदेशों से संधियां की जाती है तो उसके लिए सीनेट का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। जैसे 1919 में सीनेट ने वर्साय की संधि का अनुसमर्थन नहीं किया, क्योंकि अनुसमर्थन के लिए 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए और ऐसी स्थिति में वह संधि लागू नहीं हो सकी।
और जो अमेरिका है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी उच्च स्तरीय नियुक्तियां की जाती है उसके लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए साधारण बहुमत ही आवश्यक है। और राजदूतों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। सीनेट जो विभिन्न विभाग हैं उनके विरुद्ध जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच का कार्य भी सीनेट के द्वारा किया जाता है। युद्ध की घोषणा पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, लेकिन इसके साथ प्रतिनिधि सदन का भी उन्हें सहयोग लेना आवश्यक है। यानी युद्ध की घोषणा के लिए सीनेट प्लस प्रतिनिधि सभा दोनों का अनुसमर्थन आवश्यक है। न्याय संबंधी शक्ति, जब कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, उनको हटाने का कार्य महाभियोग के द्वारा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो महाभियोग लगाने का कार्य है वो प्रतिनिधि सभा करती है और सीनेट उसकी सहयोगी होती है, इस रूप में कि सीनेट महाभियोग की जांच न्यायालय के रूप में कार्य करती है। और उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो सीनेट की अध्यक्षता करता है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता है। निर्वाचन संबंधी शक्ति, सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत डाले जाते हैं उनकी गिनती का कार्य करती है, परिणामों की घोषणा करती है और स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सीनेटरों के द्वारा मतदान भी किया जाता है। निष्कर्ष, इन शक्तियों के कारण सीनेट का अधिक महत्व है और सीनेट के शक्तिशाली होने के भी कुछ कारण हैं। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है और इसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है। तो अब इसका पहला कारण है संविधान निर्माताओं की इच्छा। संविधान निर्माता सीनेट को शक्तिशाली संस्था बनाना चाहते थे ताकि राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित हो और संघात्मक ढांचे की भी रक्षा की जा सके। यानी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सीनेट शक्तिशाली भी हो, राष्ट्रपति पर नियंत्रण भी हो और संघात्मक ढांचे की रक्षा भी हो। तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसा बनाया गया।